हेलो नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोग डेली जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट करते हैं, उसी के क्रम में आज हम लोगों का ये सेट नंबर 2 है, जो कि आज ये आपको दूसरा वीडियो है, ठीक ना। और इससे पहले जो एक वीडियो और हो चुका है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो जा करके देखें। उसके लिए जो आपको चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, रेलवे साइंस के नाम से 2025, रेलवे साइंस 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया गया है चैनल पर। उस प्लेलिस्ट में जा कर के आप उस वीडियो को भी देख लें और वहाँ पर आपको ये वीडियो भी मिलेगा, ठीक ना। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा वीडियो को जो है आपके पास जितना भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है सभी जगह आप वीडियो को शेयर कर दें। और आपको इसका पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया गया है, ठीक। तो चलिए आज के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जो कि संभव नहीं है, यानी कि संभव होगी, ठीक है ना। लेकिन निम्न में से कौन सी अभिक्रिया है जो कि संभव होगी। ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है कि CuSO4 प्लस कैल्शियम और ये CaSO4 और प्लस ये कॉपर बन गया, ठीक है ना। यहाँ देखिए CuSO4 है, ये कैल्शियम साथ अभिक्रिया किया है। ये कैल्शियम जो है आपको ये जो है आपको कॉपर को विस्थापित कर दिया। क्यों क्या विस्थापित? देखिए कैल्शियम जो है आपको ये अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से, तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम क्या करेगा, तो ये कॉपर को विस्थापित कर लेगा और उसके साथ संयोग बना लेगा, यानी कि अभिक्रिया संभव होगी। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही संभव है। और ये बाद बाकी तीन हो जाए ये संभव नहीं है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया में विलक्षण कोशिकाएं क्यों माना जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का अंग होता है, ठीक ना। एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक। इसको आपको विलक्षण कोशिका माना जाता है। तो विलक्षण कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका कुछ गुण अलग है, तभी तो इसको विलक्षण माना जाता है। तो ये विलक्षण क्यों माना जाता है, देखिए इसी कारण माना जाता है। ये कोशिका में जो है ना आपको राइबोसोम भी पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका में क्या हो जाता है, ये कोशिका कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है आपको, तो राइबोसोम और आपको डीएनए भी पाया जाता है, ठीक ना। कोशिका में क्या क्या पाया माइटोकॉन्ड्रिया में, तो राइबोसोम और डीएनए ये भी पाया जाता है, ठीक ना। इसी कारण से इसको जो है ना आपको विलक्षण कोशिका कहा जाता है। तो ये आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जो है नामकरण किसने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का, ये किए थे आपको सी बेंडा ने। किसने किए थे, तो सी बेंडा ने किए थे। सी बेंडा नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किए थे, ठीक ना। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो है ये ऊर्जा का जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया को जो है आपको कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है, ठीक है। इसे जो है आपको कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, ठीक ना। कोशिका का ऊर्जा गृह भी इसको कहा जाता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने में निम्न गैस का उपयोग किया जाता है, ठीक। देखिए ब्लीचिंग पाउडर आखिर बनता कैसे है, इसका हम अभिक्रिया को देखते हैं। कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ये आपको ये जो है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसमें शुष्क जो है बुझा हुआ चूने लेते हैं, ठीक ना। तो शुष्क बुझा हुआ चूने क्या हो गया कि CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। CaOH का होल ट्वाइस ये शुष्क बुझा हुआ चूना हो गया। और इसके साथ जो है आपको क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है, तो क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है तो आपको ये बनता है आपको CaOCl2। क्या बनेगा, तो CaOCl2 यही क्या है आपको ब्लीचिंग पाउडर है। यही क्या है आपको, तो ये है आपको ब्लीचिंग पाउडर, ठीक। यह है ब्लीचिंग पाउडर और जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। और क्या बनाता है, तो जल बनाता है। यहाँ हमसे पूछा है कि ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का, देखिए यहाँ पर कौन सा गैस होती है, देखिए क्लोरीन क्या है, गैस है। तो यही क्लोरीन गैस का ही प्रयोग किया गया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसका यूज़ क्या होता है, ये देखिए इसका यूज़ जो है आपको सबसे पहले देखिए पहला यूज़ इसका है कि ये जल का शुद्धिकरण, यानी कि जल का शुद्धिकरण में इसका प्रयोग होता है। और दूसरा देखिए क्लोरोफॉर्म के रूप में इसका
प्रयोग होता है, ठीक ना। और क्लोरोफॉर्म के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि अलैंगिक प्रजनन से संबंधित स्तंभ और स्तंभ 2 को सम्मिलित, मतलब कि सूची 1 को सूची 2 से हमको सम्मिलित करना है। और ये कुछ अलैंगिक जंतु दिया है, इसका प्रजनन के बारे में देखिए। लिस्मेनिया दिया है, तो लिस्मेनिया ये कैसे प्रजनन करता है, तो लिस्मेनिया जो है आपको द्विखंडन से करता है, द्विविखंडन से करता है, यानी जिसे हम द्विखंडन भी कहते हैं। तो ये द्विखंडन से करता है। तो ये किस में दिया है, तो ये बी में दिया हुआ है, यानी कि एक मिल जाएगा आपको बी के साथ, ठीक है। उसके बाद देखिए ईस्ट, ईस्ट कैसे करता है प्रजनन, तो ईस्ट जो है आपको मुकुलन विधि से करता है। तो मुकुलन देखिए डी में दिया हुआ है, तो ये आपको डी से मिल जाएगा। अब देखिए प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम कैसे करता है, तो ये आपको बहुविखंडन विधि द्वारा करता है। तो ये तो मिला हुआ ही है, यानी ये सी के साथ मिल जाएगा। अब देखिए एक बचा ही है पुनर्जनन, यानी कि हाइड्रा किसके कैसा करेगा प्रजनन, तो ये पुनर्जनन करेगा। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये देखिए आपको ऑप्शन नंबर बी में 1 का बी, 2 का डी और 3 का सी और 4 का ए दिया हुआ है। तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। देखिए एल्युमिनियम का जो है कौन कौन सा अयस्क है, देखिए क्रायोलाइट कौन कौन है, तो देख लेते हैं आपको एल्युमिनियम का कौन कौन सा अयस्क है, ठीक। एक देखिए आपको क्रायोलाइट, क्रायोलाइट देखिए क्रायोलाइट जो है इसका क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपको Na3Al(F6), ये क्या होता है आपको, तो क्रायोलाइट होता है, ठीक। अब देखिए दूसरा है आपको कोरंडम, कोरंडम, कोरंडम भी है। तो कोरंडम देखिए इसका क्या होता है, तो ये होता है आपको Al2O3, ये आपको कोरंडम है। और एक और है आपको डायस्पोयर, ठीक है, डायस्पोयर है, डायस्पोर है, ठीक। तो ये डायस्पोर जो है इसका होता है फार्मूला आपको Al2O3 और H2O होता है, ठीक ना। और देखिए क्या है इसमें ऑप्शन, देखिए सीडेराइट दिया है, हेमेटाइट दिया है, मोनाजाइट और बॉक्साइड दिया हुआ है। तो इस समय से देखिए कौन है, तो ये जो है आपको बॉक्साइड जो है, बॉक्साइड भी एक इसका अयस्क है, ठीक ना। ये क्या है, तो ये बॉक्साइड भी जो है इसका एक अयस्क है। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बेंजीन का सही संरचना दर्शाता है। देखिए बेंजीन, बेंजीन का सबसे पहले हम सूत्र समझते हैं क्या होता है। देखिए बेंजीन जो होता है ये होता है आपको C6 और H6 होता है, यानी कि 6 कार्बन परमाणु और इसमें हाइड्रोजन भी 6 होता है, ठीक। देखिए इसका संरचना कैसे बनता है, देखिए कार्बन कितना है, तो 6 गो है, ठीक। देखिए इसको हम 6 कार्बन को सजाते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन सट गया। अब देखिए इसमें देखिए अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, ठीक ना। यानी जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड दे दिए तो यहाँ डबल बॉन्ड, उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड होगा, ठीक। अब देखिए प्रत्येक कार्बन जो है आपको एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, ठीक, एक एक हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यही देखिए इसका सामान्य संरचना है, ठीक ना। अब देखिए इसको जो है आपको ऐसे नहीं लिख करके इसको डायरेक्ट जो है ऐसे भी इसको हम रख सकते हैं, ठीक ना। ये जो है आपको चारों जितना जितना कोना है, ये सारा कोना जो है ना आपको हाइड्रोजन को, कार्बन को प्रदर्शित करता है और उसी पर जो हाइड्रोजन रहा हुआ है, ठीक ना। एक आपको डबल बॉन्ड एक एक छोड़ करके आपको देना है डबल बॉन्ड, ठीक ना। तो ये भी इसका स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक ना। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए बेंजीन, बेंजीन का जो है आविष्कार इसका किसने किया था, तो बेंजीन का जो है आविष्कार ये किए थे आपको 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में किए थे। तो ये कौन दिए थे, तो फेराडे ने किए थे। कौन, तो फेराडे ने जो है आपको बेंजीन का आविष्कार किए थे 1825 ईस्वी में, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस चरण के दौरान रक्त द्वारा धमनी की भित्तियों पर प्रकुंचित रक्तदाब आरोपित होता है, यानी कि किस चरण के दौरान जो है रक्त द्वारा धमनी पर भित्तियों पर प्रकुंचित रक्तदाब। देखिए प्रकुंचित रक्तदाब जो है ये आपको नीला के संकुचन के कारण होता है, ठीक ना। तो ये किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन एम को सही दर्शाता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो आवर्धन होता है यानी एम, ये जो है ना आपको 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक नहीं। आवर्धन कैसा होता है, तो ये आपको 0
इनकी आवर्धन m जो है ये आपको 0 और 1 के बीच होता है। किसमें? तो ये उत्तल दर्पण में 0 और 1 के बीच में होता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो आवर्धन, देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा उसका गुण कैसा होता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका गुण, देखिए कहीं पर भी प्रतिबिंब को रख दीजिए, उसका देखिए गुण रहेगा तो ये प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। ठीक, सीधा बनेगा। उसके बाद आभासी भी बनेगा, सीधा आभासी, और ये वस्तु से छोटा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु है उससे जो है ना ये छोटा ही बनेगा। ठीक, छोटा बनेगा। ठीक, और ऐसा ही ये प्रतिबिंब रहेगा सभी स्थिति के लिए। ठीक, और इसका आवर्धन जो होता है 0 और 1 के बीच में होता है। ये देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि ए, देखिए एक ए जिसकी आधुनिक आवर्त सारणी में इसकी स्थिति इसके गुणों के आधार पर असंगत है, यानी कि ए एक ऐसा तत्व है जिसका जो है आपको आवर्त सारणी में जो है ना इसका जो है आपको स्थान इसके गुण के आधार पर कैसा है, असंगत है। तो ये देखिए असंगत ए जो है, तो ये असंगत एकमात्र ही तत्व है जो कि हाइड्रोजन है। तो यानी कि ए क्या हो जाएगा आपको, ए हो जाएगा आपको हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातु के समान है। सही बात है, हाइड्रोजन का जो है इलेक्ट्रॉनिक क्षार धातु समान है, लेकिन ये द्विपरमाणु अणु के रूप में मौजूद होता है। ठीक है, ये द्विपरमाणु होता है। ठीक, अब देखिए बी के बारे में कहा है कि बी जो है आपको वह तत्व है जो कि तीसरे आवर्त में सोडियम के ठीक बाद पाया जाता है। यानी बी तत्व जो है सोडियम के ठीक बाद, तो सोडियम के ठीक बाद कौन है, तो मैग्नीशियम है। यानी कि बी क्या है आपको, तो बी है आपको मैग्नीशियम है। ठीक है ना, बी क्या है, तो बी है मैग्नीशियम। ठीक, अब देखिए अब सी के बारे में कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह सी के अंतर्गत है। यानी कि जो ये बी तत्व है, यानी कि बी तत्व कौन है, तो ये मैग्नीशियम है। ये क्या है, तो ये आवर्त सारणी के समूह सी के अंतर्गत यानी कि वर्ग सी के अंतर्गत आता है। यानी मैग्नीशियम देखिए किस समूह के अंतर्गत आता है, तो ये मैग्नीशियम जो है ये आपको वर्ग दो यानी कि समूह दो के अंतर्गत आता है। यानी कि ये समूह दो के अंतर्गत आता है, जिसमें देखिए बेटा मांगे कारस्कूटर यानी कि मैग्नीशियम भी इसी में आता है। तो ये देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, एक बारे में हाइड्रोजन, एक बारे में हाइड्रोजन, एकमात्र ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा। ए हाइड्रोजन और बी मैग्नीशियम और सी के बारे में दो होगा। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के अनुदिश आपतित प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा। देखिए एक उत्तल दर्पण है। ठीक, देखिए उत्तल दर्पण है, ये अंदर की ओर इसमें कलई किया हुआ है। ठीक है, अंदर की ओर कलई किया हुआ है पूरे अच्छी तरह से। ठीक है, ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है। इसके मुख्य अक्ष ये है और ये क्या है, तो ये आपको पोल है जो कि दर्पण पर रहता है केंद्र पर। ठीक है ना, अब देखिए क्या होता है उत्तल दर्पण के अगर कोई भी मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष जो है इसमें क्या होता है, इसके अनुदिश अगर प्रकाश किरण आता है तो ये बिना परावर्तन किए ये सीधे जो है ना ये बाहर निकल जाता है। ठीक, बिना परावर्तन किए ये सीधे गुजर जाता है। यानी कि ऐसे देखिए इसके अनुदिश यही पर आएगा किरण, तो ये जो है आपको बिना परावर्तन किए निकल जाएगा। ठीक है, परावर्तन करेगा यानी तो परावर्तित कौन, आपतित प्रकाश परावर्तन नहीं करेगा तो कोई कोण ही नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ये 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक नहीं, 0 डिग्री कोण बनेगा जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब निर्मित करता है तो वस्तु की स्थिति कैसा है। ठीक ना, देखिए एक उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस है। देखिए ये आपको मुख्य फोकस है, इसको आपको कहाँ क्या बनाना है, तो वास्तविक उल्टा एवं छोटा प्रतिबिंब, यानी कि छोटा प्रतिबिंब बनाना वास्तविक उल्टा। यानी कि देखिए यहाँ देखिए आपको एक F1 होगा, एक होगा इधर 2F1 और इस साइड देखिए F2 और इधर आपको ये पॉइंट 2F2 रहेगा। ठीक ना, अब देखिए जब देखिए आपको 2F2 को जो है पड़े यानी कि इस साइड आप रखिएगा वस्तु को, जो प्रतिबिंब बनेगा वही जो है आपको वास्तविक उल्टा और छोटा होगा। ठीक ना, यानी कि 2F के क्या होगा, ये पड़े होता है। ठीक, तो इसका किस ऑप्शन में दिया है, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि 2.5 यानी कि 2.5 मेगा एम्पियर की एक धारा है। ठीक ना, धारा यानी कि आई का वैल्यू हमको दे दिया है। ठीक ना, यानी कि आई बराबर कितना दे दिया है, 2.5 मेगा एम्पियर धारा दिया हुआ है। धारा को 2 ओम प्रतिरोध वाले किसी तार से होकर प्रवाहित होती है। यानी एक तार है जिसका प्रतिरोध क्या दिया हुआ है, तो आपको 2 ओम है। ठीक ना, उसी तार से जो है ये आपको धारा जो 2.5 मेगा एम्पियर का धारा है
ये प्रवाहित होती है। तो चालक के सिरे पर विभवांतर, देखिए ओम के नियम से जो है विभवांतर यानी V बराबर होता है IR। आपको यही फार्मूला लगाएंगे तो हमको इसका मान निकल जाएगा, ठीक ना। देखिए निकालते हैं तो V हमको निकालना ही है। I का मान दिया है आपको 2.5 मेगा एम्पियर, तो इसको हमको SI में बदल लेंगे। तो मेगा के बदला जो है आपको क्या हो जाएगा 2.5 गुना M के बदले 10 के पावर 3 हो जाएगा, और एम्पियर तो एम्पियर रहेगा। और R कितना हो जाएगा, तो आपको R आपको दिया हुआ है 2 ओम, तो 2 हो गया। अब देखिए दशमलव जब हम उड़ाएंगे तो नीचे 10 आएगा, और 2 पचे 10 यानी कि 25, यानी क्या हो गया आपको 5 गुना 10 के पावर 3 एम्पियर हो जाएगा। सॉरी 5 पावर 10 पावर 3 वोल्ट न हो जाएगा। विभवांतर है तो वोल्ट होगा, यानी कि ये क्या हो गया आपको 5 मेगा वोल्ट हो जाएगा, ठीक नहीं। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। देखिए कोयला है, ठीक है, क्या है ये, तो ये आपको कोयला है, और एक आपको पेट्रोलियम है, एक पेट्रोलियम है, और इसको जो है आपको वायु की अपर्याप्त स्थिति, जहाँ पर वायु जो है आपको नहीं है, यानी कि वायु की जो है वहाँ पर्याप्तता कम है, तो वहाँ उस उपस्थिति में जो है आपको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषणकारी हानिकारक गैस, एक जो है आपको हानिकारक गैस निकलता है, तो वो गैस क्या होगा, यानी कि वायु की उपस्थिति है, मतलब क्या हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन भी बहुत कम है, तो उसकी उपस्थिति में जलाया जाता है, तो वहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, ठीक है ना, जो कि एक बहुत ही जहरीली गैस होता है, बहुत ही ये जहरीली गैस होता है, और ये जो है ये हीमोग्लोबिन की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है, और क्या करता है ये जल्दी जल्दी ज़्यादा अगर मानव के पास इस संपर्क में रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में ज़्यादा मानव रहता है, तो ये आपको घुटन होते होते ये जो आपको इस आदमी का मृत्यु भी हो जाता है, ठीक नहीं। ये इतना जहरीली गैस है, ठीक। तो कौन सा गैस निकला, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड निकला, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोपेन अणु में 3 कार्बन परमाणुओं द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणु के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। देखिए प्रोपेन क्या होता है, देखिए प्रोपेन का फार्मूला आता है आपको C3H8 होता है, ठीक ना, सॉरी C3H8 क्या होता है, C3H8 होता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, C कार्बन 3 गो होना चाहिए, ठीक, 3 गो कार्बन है, ठीक है। अब देखिए हाइड्रोजन 8 गो है, तो एक हाइड्रोजन इधर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर देंगे, यानी कि यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, यहाँ भी एक हाइड्रोजन, कि कार्बन को 7 चार्ज हो सकता है, 4 साथ जुड़ना चाहिए, ठीक है, 4 जुड़ गया। अब देखिए यहाँ भी एक हाइड्रोजन रहेगा सिंगल बॉन्ड के साथ, यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, और यहाँ भी हाइड्रोजन रहेगा, यही इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक ना, समान स्ट्रक्चर इसका यही बनेगा, ठीक। तो इसमें क्या करा है कि सभी हाइड्रोजन परमाणु, यानी कि परमाणु द्वारा सभी हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ कुल कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, यानी कि कार्बन परमाणु जो होता है ये सभी हाइड्रोजन के साथ कितने साझेदारी कर रहा है। देखिए जितना भी कार्बन है सभी हाइड्रोजन के साथ एक एक परमाणु का साझेदारी कर रहा है। एक यहाँ पर कर रहा है, एक देखिए आपको यहाँ पर कर रहा है, एक आपको यहाँ पर भी कर रहा है, और एक यहाँ पर भी कर रहा है, उसके बाद देखिए एक यहाँ पर भी कर रहा है, यानी कि जितना हाइड्रोजन है सभी से एक एक परमाणु का जो है साझेदारी कर रहा है, ठीक। टोटल कितना हो गया, तो ये 8 परमाणु का साझेदारी कर रहा है, यानी 8 हाइड्रोजन है तो 8 परमाणु का साझेदारी कर रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन का ये साझेदारी किया है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस मामले में वृत्ताकार कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर द्वारा एक धारा दर्ज की जाएगी, यानी कि वृत्ताकार आपको कुंडली है, ठीक, उसमें आपको गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया है, यहाँ पर आपने गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, ठीक। तो कुंडली द्वारा गैल्वेनोमीटर में धारा दर्ज की जाती है। एक में दिया हुआ है आपको कि जब जो है किसी चुंबक को कुंडली के पास स्थिर रखा जाता है, तो कुंडली को जब किसी चुंबक को कुंडली के पास, देखिए कोई भी चुंबक है इसको कुंडली के पास स्थिर रखेंगे तो उससे जो है आपको नहीं होगा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक कहीं नहीं गलत है। दूर में क्या कि जब चुंबक को कुंडली की ओर ले जाता है, ठीक है, देखिए जब चुंबक को जन कभी कुंडली की ओर ले जाइएगा और कुंडली से तुरंत बाहर ले जाइएगा, इनकी अंदर ले जाइएगा, एक बार कुंडली के पास ले जाइएगा और कुंडली से तुरंत बाहर ले जाइएगा, तो उसी जो गैल्वेनोमीटर ये रीडिंग करेगा, ठीक ना, यानी कि ये 2 नंबर सही है, अंदर भी ले जाना है, सही है। बीम 3 में कहा है कि जब किसी चुंबक को कुंडली से दूर है, कि चुंबक को जब आपको कुंडली के नज़दीक में लाते हैं, दूर भी लाते हैं, दोनों स्थिति में होता है, यानी कि ये भी सही है, यानी 2 और 3 सही है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक, शक्ति की इकाई नहीं, देखिए जूल पर सेकेंड को ही वाट कहते हैं, तो ये शक्ति का इकाई यही है। वाट तो है ही शक्ति की इकाई, नहीं कि बी भी सही है, बी भी सही है। उसके बाद अश्व शक्ति तो है ही है, यानी कि एचपी जो होती है ये भी शक्ति की इकाई है। लेकिन यहाँ देखिए आपको किलोवाट घंटा दिया हुआ, ये शक्ति की इकाई नहीं है। ठीक ना, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ये हमसे पूछा है कि कौन नहीं है, तो इसका उत्तर किलोवाट घंटा ही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए किलोवाट घंटा आखिर ये है क्या। तो ये किलोवाट घंटा जो है ये आपको विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ठीक ना, यानी कि बिजली बिल जो आता है मापने के लिए, बिजली बिल जो मापता है तो ये आपको किलोवाट आवर में ही मापता है। ठीक ना, किलोवाट आवर में ही, यानी कि 1 किलोवाट आवर बराबर होता है आपको 1 यूनिट होता है। और जो है आपको 1 किलोवाट आवर बराबर जो है आपको अगर जूल में पूछेगा, 1 किलोवाट आवर बराबर तो कितना जूल होता है, तो ये होता है आपको 3.6 गुना 10⁶ जूल होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किस विभिन्न भागों में संग्रहित करता है। यानी कि पौधों के पास कुछ न कुछ अपशिष्ट बनता है, तो उस अपशिष्ट को जो है ये कहाँ पर संग्रहित कर रहा है। देखिए जो है आपको कहाँ कहाँ संग्रहित करेगा, तो ये आपको सबसे पहले देखिए वैक्यूल्स में संग्रहित करता है, यानी कि रिक्तिका में संग्रहित करता है सबसे पहला, ये तो बहुत बड़ा स्थान। तो ये रिक्तिका हो गया। उसके बाद देखिए ये पत्ती में भी संयोजित करता है। और ये पुराना जाइलम जो रहता है इसका, यानी कि पुराना जाइलम वहाँ पर भी जो है ये आपको संग्रहित करता है। किस दिया, ये आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि पत्ती, रसधौनी और पुराने जाइलम, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरण इसका खोज किया था आपको माइकल फैराडे ने। ठीक, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो माइकल फैराडे ने कब किया था, तो ये आपको 1830 ईस्वी में किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण अभिक्रिया है। सबसे पहले हम समझते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या। देखिए जब कोई भी एसिड जो है आपको जब जब कोई भी एसिड जो है आपको क्षार के साथ यानी कि बेस के साथ अभिक्रिया करती है, तो ये क्या बनाती है, तो ये आपको लवण यानी कि साल्ट और जल बना देती है। ठीक है, साल्ट और वाटर बनाती है, तो यही होती है आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया, यही कहलाती है। ठीक, देखिए सारा हम ऑप्शन को देखते हैं। पहला दिया है कि NaOH एक क्षार है और ये HCl एक अम्ल है, इस साथ मिलाया गया तो देखिए एक लवण यानी कि NaCl लवण है जो कि साधारण नमक है ये, और जल बनाया। ठीक है, तो ये भी तो उदासीनीकरण अभिक्रिया एक तो सही है। 2 नंबर का है कि HNO3 और KOH, यानी कि HNO3 क्या है, तो HNO3 भी आपको क्षार है और HNO3 क्या है, अम्ल है, नाइट्रिक एसिड। उसके बाद KOH क्या है, तो ये क्षार है, तो ये आप क्या बना लिया, तो KNO3 जो कि एक लवण है और एक जल बना लिया, तो ये भी सही है। अब देखिए 3 नंबर में ये HCl प्लस NaOH, यानी कि HCl और NaOH और NaCl, तो ऊपर वाला कहीं जो उल्टा लिख दिया है, तो ये भी तो सही हो गया। ठीक, यानी कि 1 2 3 ये तीनों सही है जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी। तीनों जो है ना आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही उदाहरण है। चलिए अगला है कि पौधों की ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है। देखिए पौधा को जो है आपको कम ऊर्जा की जो है आपको कम आवश्यकता होती है, इसका देखिए मुख्य कारण क्या क्या है। देखिए सबसे पहला कारण हम देखते हैं क्या है। सबसे पहला कारण है कि इसमें अधिकतम कोशिका क्या होती है, तो इसमें अधिकतम कोशिका जो है आपकी मृत होती है, यानी कि मरा हुआ कोशिका अधिकतम होती है, जिससे क्या होती है कि इसकी ऊर्जा की आवश्यकता, जो मृत है उसको तो ऊर्जा की आवश्यकता होती नहीं है, यानी कि इसको जो है आपको ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही कम होती है। ठीक, अब देखिए दूसरा कारण क्या है, तो उसको भी समझते हैं। दूसरा कारण कहता है कि ये देखिए कोई भी आप देखे होंगे तो जंतु क्या होता है, आपको गतिशील होता है। क्या होता है, जंतु गतिशील होता है, यानी कि हमेशा चलते फिरते रहता है जंतु। लेकिन पौधा जितना भी है वो सभी जो है आपको स्थिर रहता है। क्या रहता है, तो ये सभी आपको स्थिर रहता है। ठीक ना, यानी स्थिर रहेगा तो उसको कम ऊर्जा की ज़रूरत होगा, तो ये भी एक कारण है। और देखिए तीसरा कारण क्या है, तीसरा कारण क्या है कि देखिए जंतु जो है ना, कोई भी जंतु है तो ये बहुत ही जटिल भोजन खाता है। ठीक ना, जटिल भोजन खाता है। और पादप जो होता है, जितना भी पादप ये जो है आपको सरल भोजन खाता है, यानी कि ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो है ये अपना भोजन बना लेता है। ठीक ना, यही सब कारण है कि इसको जो है ना आपको कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए समय से देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए क्योंकि वे केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं ना, ये गलत बात है। क्योंकि ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं, ये भी गलत है। क्योंकि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये भी बात गलत है। देखिए डी का है कि क्योंकि उसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई। देखिए सब सटीक यही है कि उसमें अत्यधिक मृत कोशिका पाई जाती है, जिसको कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती ही नहीं है। इसी कारण से इसको जो है
कम ऊर्जा में भी ये काम चला लेता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वों की रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीफ ने तत्वों को बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। यानी कि तत्व का रासायनिक गुण का अध्ययन करना था मेंडलीफ को, तो उन्होंने किस चीज़ पर केंद्रित किया था? ये आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस दोनों पर केंद्रित किया था, जो कि किस ऑप्शन में दिया है? तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए पूछेगा अगर क्वेश्चन कि सबसे पहला आवर्त सारणी किसने दिया था, तो ये मेंडलीफ ही दिए थे। ठीक है ना, मेंडलीफ ही दिए थे। ठीक, मेंडलीफ ही सबसे पहले आवर्त सारणी दिए थे। और ये जो है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये कैल्शियम जो होता है 20 यहीं तक लागू होता था, और ये थोरियम पर जा करके जो है ना आपको ख़त्म हो जाता था। ये 53वां तत्व था थोरियम। ठीक, सॉरी 53वां नहीं, 56वां तत्व था थोरियम। ठीक, तो और जो होता है मेंडलीफ का आवर्त सारणी, ये परमाणु द्रव्यमान के जो है ये बढ़ते हुए क्रम में आधारित था। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि वायु से संचरित एक प्रकाश किरण एक कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक, देखिए एक कांच का पट्टी है। ठीक, एक कांच का पट्टी है, ये क्या है आपको? एक कांच का हम पट्टी लेते हैं, इसमें क्या कर रहा है कि वायु से चलता है एक प्रकाश की किरण, वो कांच में प्रवेश कर जाता है। कांच ले लिए तो ये आपको वायु है, ये ऊपर वाला क्या है? तो ये आपको वायु है, ये आपको वायु है। और ये क्या है? तो ये आपको एक कांच का हमको पट्टी बोला है लेने के लिए, तो ये कांच है। तो पुनः नीचे देखिए ये भी वायु रहेगा, वायुमंडल में इसको रखें तो नीचे वायु भी रहेगा। अब देखिए क्या कर रहा है कि एक प्रकाश की किरण कांच की पट्टी में प्रवेश करती है, वायु से आया एक प्रकाश की किरण और ये कांच की पट्टी में जो है आपको ये प्रवेश किया। ठीक है, जैसे प्रवेश करेगा यहाँ देखिए क्या हो गया, तो ये ऊपर वायु है और नीचे कांच है, यानी क्या हुआ कि वायु है आपको ये विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ एक अभिलंब खींच दिए, इसकी ओर क्या होती है? ये झुक जाती है। तो ये अभिलंब की ओर ये झुक के जाएगी। जाना, देखिए जाना था इसको ऐसे, ठीक ना, जाना था इसको ऐसे, लेकिन ये क्या हो गया? अभिलंब की ओर झुक गया। ठीक, थोड़ा ये ज़्यादा ही झुक गया। ठीक ना, इसको इतना नहीं झुकेगा, ये सीधा हो गया। देखिए ये लगभग यही होगा। ठीक ना, इसको आप फॉल्स मानिए। ठीक, तो ये देखिए इतना दूर झुक गया। ठीक, ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। पुनः देखिए ये कांच है, ये माध्यम क्या है आपको? तो देखिए ये माध्यम है आपको कांच, तो इस कांच से जो पुनः वायु में आएगा, यानी कि ये सघन से विरल में आएगा, तो अपवर्तन का नियम क्या कहता है? जो अभिलंब से जो है आपको दूर भागेगा। यहाँ देखिए एक अभिलंब है, तो ये अभिलंब से क्या होगा? ये आपको दूर भागेगा, कुछ इस प्रकार से ये जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार जाएगा तो आप देखिए गौर कीजिएगा, तो ये रेखा और ये रेखा जो है एक दूसरे के समांतर होगा। ठीक है, यानी क्या होगा कि ये क्या है? तो ये है आपको आपतित किरण। ये क्या है? ये है आपको आपतित किरण। और ये जो है बाहर निकला है, तो ये निकला हुआ किरण है, यानी कि ये निर्गत किरण है। ठीक है ना, ये निर्गत, ये आपको निर्गत किरण है। ठीक, और ये जो बीच वाला किरण है ये है आपको अपवर्तित किरण। ये है अपवर्तित, ये है आपको अपवर्तित किरण। ठीक, देखिए पहला कहा है कि आपतन कोण अपवर्तन कोण से अधिक होगा। देखिए यही है, जो आपतित किरण जो होती है विलंब के साथ कोण बनाती है, उसे ही आपतन कोण कहते हैं, इसे आई से डिनोट करते हैं। और आपतन कोण जो होती है आपको अपवर्तन कोण के अधिक होता है, यानी कि अपवर्तन कोण जो होता है इंसिडेंस ये अधिक होता है। सही बात है, ये जो है ये छोटा ही है और ये अधिक होता है। एक नंबर ये सही है। ठीक, एक नंबर सही है। 2 नंबर का है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, यानी आपतन कोण जो ये होता है, अब देखिए निर्गत कोण, तो निर्गत रेखा और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा ये कोण, ये दोनों बराबर होगा। सही है, ये कोण दोनों बराबर ही होता है। ठीक, यहाँ थोड़ा देखिए फोटो गलत बन गया है, लेकिन ये दोनों बराबर होता है। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, अब देखिए 3 नंबर का है कि निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होगा। देखिए ये जो निर्गत किरण है ये जो है ना आपको निकलेगा, तो ये आपतित किरण के समांतर ही निकलता है। ठीक, यहाँ थोड़ा गड़बड़ फोटो बन गया है, तो उतना नहीं लग रहा है समांतर, लेकिन ये दोनों समांतर ही होता है। ठीक ना, तो ये भी सही है। ठीक, तो इसका उत्तर 1 2 3 तीनों हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी मारेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शारीरिक परिवर्तन यौन विकास के चरण का एक हिस्सा नहीं है? यानी कि यौन विकास, देखिए कोई भी है तो इसमें अगर यौन विकास होगा, अगर तो कोई भी किशोरावस्था है, किशोरावस्था में जो है आपको किशोरावस्था, उसी में जब आपको यौन विकास होता है, यानी कि जब यौन विकास होता है तो उसमें क्या होता है? तो देखिए महिला में क्या होता है, जिसमें मासिक धर्म आने लगता है। क्या होता है? तो मासिक धर्म। अब देखिए मुहासे भी आने लगता है। ठीक ना,
मुहासे भी आने लगता है। उसके बाद आवाज़ में बदलाव होने लगता है, जिसका आवाज़ पतला था पहले तो आप जो है आपकी आवाज़ ये मोटा होने लगता है, ठीक है। आवाज़ में बदलाव होता है, लेकिन ये मोटापा जो होता है ये आपको यौन विकास का तो हिस्सा नहीं है, ठीक। तो इसका तो ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, आपको गलत ही पूछा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि उस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अभिकारकों के अनुमान लगाए जिसके उत्पाद लिथियम सल्फेट और जल है, ठीक है। यानी कि कौन सा ऐसा उदासीनीकरण अभिक्रिया है जिसमें कि आपको उत्पाद के रूप में लिथियम सल्फेट और जल का निर्माण होगा। देखिए ये क्या है, जब देखिए हम लिथियम हाइड्रोक्साइड जो होता है यानी कि LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड को जब हम H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ हम अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या बनाता है आपको LiSO4 प्लस H2O का निर्माण होता है। देखिए क्या कर रहा है, अभिक्रिया का अनुमान लगा लिथियम सल्फेट। देखिए LiSO4 जो है ये क्या है आपको, ये आपको लिथियम सल्फेट ही है, ये आपको लिथियम सल्फेट ही है, सल्फेट। और क्या बनाता है तो जल बनाता है, ठीक है। तो जल बनाता है, तो ये देखिए किसके किसके साथ अभिक्रिया क्या है, तो आपको लिथियम ऑक्साइड। देखिए सबसे पहले इसको हम संतुलन कर लेते हैं। यहाँ देखिए आप 2 है इधर लिथियम, इधर आपको 2 लगा दीजिएगा तो ये संतुलित हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए ठीक है, तो ये आपको बना लेगा लिथियम सल्फेट। देखिए किसके किसके साथ अभिक्रिया क्या है, तो ये जो है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल और लिथियम हाइड्रोक्साइड यानी कि LiOH और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ अभिक्रिया किया तभी तो ये बनाया है। ये तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। आई होप सभी को सारा प्रश्न अच्छे से समझ में आया है। जो प्रश्न आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक। और वीडियो कैसा लगा उससे संबंधित भी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर करें, ठीक। आपका फीडबैक ही हमें जो है आपको मजबूत बनाता है और जो है आपको वीडियो बनाने के लिए हमें उत्साहित करता है, ठीक। तो अगर आपको इसका PDF अगर आपको चाहिए इसका प्रिंटेबल PDF तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ड से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दे दिया गया है। वहाँ जा कर के आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सारा जो है आपको PDF प्राप्त कर सकते हैं। पिछला जो है आपको वीडियो सेट नंबर 1 हो गया है तो उसको भी जा कर के आप देख ले, अगर जो नहीं देखे हैं तो वो वीडियो आपको जो है चैनल पर प्लेलिस्ट बना दिया गया है रेलवे साइंस 2025 करके, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।